स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का स्वागत है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में अंडरस्टैंडिंग द लर्नर का ही एक और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो आपके साथ डिस्कस करूँगी, दैट इज़ अडोलेसेंस। ठीक है, किशोरावस्था के क्या क्या नीड है, चैलेंजेस है, इम्प्लीकेशन, इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से आज डिस्कस करेंगे। ये वाला जो टॉपिक है वो KVS के स्टूडेंट्स को तो करना ही है, साथ ही HPSC की प्लेलिस्ट में भी जाएगा, क्योंकि HPSC के जो कैंडिडेट है वो PGT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और PGT के लिए आपको जो अडोलेसेंस वाला पार्ट है यही आपको करना है। ठीक है ना। तो जो भी आप स्टूडेंट हो, चाहे फिर वो KVS हो तो आप अपनी KVS की प्लेलिस्ट को देखेंगे, और जो HPSC के है वो अपनी HPSC वाली प्लेलिस्ट को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब किए ना जाइएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल उसमें कोई टैक्स नहीं लगता है। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़रूर लाइक किया करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट दिया करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। चलिए शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने बिल्कुल ही ध्यान से इन चीज़ों को करना है। और PDF तो मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ टीचिंग गोल्स चैनल पर, अपने टेलीग्राम टीचिंग गोल्स चैनल पर। आप सभी वहाँ पर भी जुड़ जाइए। PDFs वगैरह शेयर करती रहती हूँ, एजुकेशनल अपडेट्स आपको सभी को प्रोवाइड करती हूँ। लेकिन वीडियोज़ को आप जो है कंप्लीट देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि मैं एडिशनल चीज़ें भी आपको यहाँ पर कवर कर देती हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एडोलेसेंस वाली जो स्टेज होती है आपकी, इसको किशोरावस्था, ये 13 से 19 ईयर्स की होती है। आपको कहीं पे ये वैरी करते हुए दिख सकती है, कहीं पे 11 से 18 दिख जाएगी। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है आंसर लगाइएगा। वैसे एवरेज अगर देखें तो 13 to 9 ईयर्स की ये एज होती है। डिराइव्ड किया गया है लेटिन वर्ड्स अडोलेसेरे से, इसको डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है टू प्रोसीड टूवर्ड्स मैच्योरिटी, यानी कि परिपक्वता की तरफ अग्रसर होना। ठीक है, यहाँ पर जो ये जो स्टेज है एडोलेसेंस की, यहाँ पे बच्चा जो है कंप्लीटली मैच्योर होने की एक स्टेज पर आ जाता है। ठीक है, प्यूबर्टी यहाँ पे बच्चे के अंदर आने लगती है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। फादर ऑफ एडोलेसेंस कौन है? फादर ऑफ एडोलेसेंस है स्टेनली हेल। ठीक है, स्टेनली हॉल इसके फादर ऑफ एडोलेसेंस बोले जाते हैं। साथ ही ये जो प्री एडोलेसेंस है, एडोलेसेंस और लेटर एडोलेसेंस, ये सभी तीनों के बारे में स्टेनली हॉल ने ही कहा था कि इसको जो है स्टॉर्म स्टेज बोला है। स्टेनली हॉल ने क्या? स्टॉर्म स्टेज, यानी कि तूफान की अवस्था, इसको स्टेनली हॉल ने बोला है। क्योंकि ये वाली जो स्टेज होती है वो अपने आप में क्रूशियल होती है। इस स्टेज के दौरान बच्चे के अंदर बहुत सारे तूफान उमड़ रहे होते हैं, बहुत सारे चेंजेस बच्चे के अंदर आते हैं। फिर चाहे वो फिजिकल चेंज हो या फिर सेक्सुअली चेंज हो, बच्चे के अंदर बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे आते हैं। बच्चे को अगर एक सही गाइडेंस यहाँ पे अगर प्रोवाइड करी जाए तो बच्चा एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ता है। और अगर बच्चे को यहाँ पे प्रॉपर केयर और वो एजुकेशन नहीं प्रोवाइड किया जाए तो बच्चा का जो है ध्यान इधर उधर जरूर इसमें भटक सकता है। तो इसलिए स्टेनली हॉल कहते हैं कि ये वाली जो स्टेज होती है उसको इन्होंने स्टॉर्म और स्ट्रेस की स्टेज यहाँ पे बताया है। तो आपसे पूछा जा सकता है, आपको ये चीज़ें भी यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, अब प्यूबर्टी एंड एडोलेसेंस, अब बहुत से लोग इसको कंसिडर करते हैं कि प्यूबर्टी और एडोलेसेंस क्या होते हैं, वह सेम होता है। लेकिन नहीं, ये सेम नहीं होता है। जो एडोलेसेंस की जो स्टेज होती है उसमें प्यूबर्टी आपका एक छोटा सा हिस्सा होता है। ठीक है, प्यूबर्टी उसके अंडर आता है, एडोलेसेंस के अंदर। प्यूबर्टी का मतलब होता है जब आप सेक्सुअली यहाँ पे मैच्योर हो जाए। सेक्सुअली अगर कोई भी बच्चा यहाँ पे मैच्योर हो जाता है तो वो प्यूबर्टी की एज आती है, जिसमें जो गर्ल्स होती हैं, गर्ल्स और जो बॉयज़ होते हैं। ठीक है, गर्ल्स की जो सेक्सुअली मैच्योर की एज होती है वो 10 से 14 साल के अराउंड होती है ऑन एन एवरेज, और बॉयज़ की जो होती है वो 12 से 16 ईयर्स की एज में जो है बॉयज़ यहाँ पे सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। मतलब कि जो रिप्रोडक्शन फॉर्म में बच्चे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, गर्ल्स में जो है मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है और ये सभी क्या हो जाते हैं, एक तरह से मैच्योर यहाँ पे होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए ये वाली जो स्टेज होती है इसमें बहुत सारे चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस भी बच्चे के अंदर नज़र आते हैं। इसलिए ये वाली जो स्टेज है वो काफ़ी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट इसको टीनेज स्टेज बोलते हैं। ठीक है, एडोलेसेंस की स्टेज को टीनेज स्टेज भी यहाँ पे बोला जाता है। अब इसके बारे में जेरसील्ड बोलते हैं कि एडोलेसेंस इज दैट एज व्हेन ए चाइल्ड अचीव्स मैच्योरिटी, जब बच्चा मैच्योरिटी को अचीव कर लेता है, और ये चाइल्डहुड से स्टार्ट होकर के और एल्डोज होने तक चलती रहती है। ठीक है, तो इसके बारे में कौन बोलते हैं? इसके बारे में जेरसील्ड बोलते हैं। ध्यान रखेंगे आप सभी ये चीजें। रसो कहते हैं
रसोई कहते हैं कि रसोई थॉट दैट रीजनिंग डेवलप्स इन एडोलेसेंस, यानी कि एडोलेसेंस के दौरान बच्चे के अंदर जो तार्किक क्षमता है वो यहाँ पे डेवलप होती है। बच्चा जो है किसी भी चीज़ को लॉजिकली यहाँ पे थिंक करना शुरू कर देता है। बच्चा कोई भी चीज़ कर रहा है तो उसके पीछे रीजन करने की कैपेसिटी बच्चे के अंदर आने लगती है, तार्किक क्षमता। ये एक ट्रांजिशनल पीरियड है बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। आपसे पूछा जा सकता है कौन सा होता है ट्रांजिशनल पीरियड, तो आप बताएंगे एडोलेसेंस की जो अवस्था होती है वो बाल्यावस्था से और अडल्टहुड के बीच का पीरियड होता है। ठीक है, इसमें बच्चा जो है आइडेंटिटी क्राइसिस को जो है पाता है। आइडेंटिटी क्राइसिस का मतलब होता है बच्चा यहाँ पे अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश करता है इस स्टेज के अंदर। जो किसने बताया था? एरिक्सन ने बताया था। एरिक्सन की स्टेजेस आपने करनी है जो मैंने करवाई हुई है, और जैसे ही टॉपिक खत्म होएगा आपको पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट था, मोरल डेवलपमेंट, वाइगोत्स्की वाला और ये एरिक्सन वाला, ये सभी मैं आपको एक ही बार में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप आराम से इनको बैठ करके देखना। ठीक है, इस एज को प्रॉब्लम एज भी कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे चेंजेस बच्चे के अंदर होते हैं। बच्चा जो है यहाँ पे अपने आप को ही जो है सही मानने लगता है। बच्चे को लगता है कि उसके पेरेंट्स जो कुछ भी कह रहे हैं वो सब गलत कह रहे हैं। जो बाहरी उसके जो पीयर्स होते हैं, जो उसके फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, वही उनके लिए भगवान टाइप होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बच्चे के लिए एक प्रॉब्लम एज यहाँ पे माना गया है कि बच्चे जो है जल्दी से चीज़ों को मानना यहाँ पे जो है प्रेफर नहीं करते हैं। एडोलेसेंस में क्या क्या चेंजेस आते हैं? अब चेंजेस की अगर बात करूँ तो बॉडी शेप यहाँ पे चेंज हो जाता है। आप सभी को पता है कि जो गर्ल्स होती हैं वो यहाँ पे मैच्योर हो जाती है। उनके जो भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जो प्यूबिक ऑर्गन्स है, वो यहाँ पे मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। साथ ही बॉयज़ की अगर बात करूँ तो बॉयज़ के अंदर भी फिजिकल चेंजेस आते हैं। ठीक है, उनके अंदर जो दाढ़ी वगैरह है वो आने लगती है। ठीक है, यहाँ पे दोनों के अंदर जो है प्यूबिक जो हेयर का ग्रोथ है वो यहाँ पे हो जाता है। ठीक है ना, दोनों का जो बोलने का स्टाइल है वो बदल जाता है। साथ ही गर्ल्स का जो चेस्ट पार्ट है वो भी यहाँ पे उभर कर आने लगता है। ठीक है, अट्रैक्टिव लगता है गर्ल्स को ये सारी चीज़ें। तो वॉइस चेंज यहाँ पे हो जाती है। जो वॉइस बॉक्स होता है जिसको लैरिंक्स बॉक्स बोलते हैं वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे ये जो आपका मान लीजिए ये जो गला है, ठीक है, गले के अंदर यहाँ पे एक हल्का ऐसा ऐसे ना टिल्ट होता है, ऐसे थोड़ा सा ऐसे करके, तो ये वाला जो पोर्शन है ये बढ़ने लगता है, जिस वजह से जो बॉयज़ की आवाज़ होती है वो थोड़ी सी डीप हो जाती है। ठीक है, कर्कश आवाज़ यहाँ पे बॉयज़ की आने लगती है, और जो गर्ल्स होती है उनकी आवाज़ यहाँ पे बहुत ही स्वीट निकलने लगती है, मीठी मीठी आवाज़ निकलने लगती है गर्ल्स की, और बॉयज़ की यहाँ पे थोड़ी सी कर्कश या फिर आप कह सकते हो डीप आवाज़, यानी कि मोटी आवाज़ यहाँ पे आने लग जाती है। तो ये चेंजेस होते हैं। सेक्स ऑर्गन यहाँ पे अपने आप में मैच्योर होने लग जाते हैं। ठीक है, बच्चा जो है सेक्सुअली एक्टिव यहाँ पे इस स्टेज में हो जाता है। रिप्रोडक्टिव फेज़ यहाँ पे देखने को मिलती है लाइफ की। जो मेल होता है उनमें जो है स्पर्म यहाँ पे रिलीज़ करना शुरू हो जाता है, फीमेल से एग यहाँ पे निकलना शुरू हो जाता है, और जब ये दोनों मीट करते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है जिसमें जाइगोट बनता है। ठीक है, युग्मनज का निर्माण होता है। ये सभी आप बायो में पढ़ते हैं, ये सभी आप चीज़ों को देखना पड़ता है। ठीक है, इन चीज़ों को आपको देखना है कि यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फेज़ जो है बच्चे की यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे बच्चा जो है सेक्सुअली बच्चा एक्टिव यहाँ पे होने के कगार पे होता है। ठीक है, चलिए फीमेल्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव फेज़ की बात करूँ तो वो प्यूबर्टी पे 10 to 12 ईयर्स पे शुरू हो जाता है, क्योंकि इस ईयर में कोई भी जो गर्ल होती है जब वो 10 से 12 साल के बीच में है ना, सबका जो है अपना बॉडी का डिपेंड करता है। ठीक है, मैक्सिमम जो ऑन एन एवरेज यहाँ पे 10 to 12 ईयर के अंदर लड़कियों में जो मैंसुरेशन होते हैं ना, जो पीरियड्स का एज होता है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और ये मैंसुरेशन क्या होता है? जब हर महीने ओवरी से क्या रिलीज़ होने लग जाता है? एग यहाँ पे रिलीज़ होने लग जाता है। अगर इस एग को स्पर्म अगर फर्टिलाइज नहीं करता है तो फिर ये जो एग है वो हर महीने रिलीज होता है। ठीक है, और ये एग रिलीज होने को ही क्या बोलते हैं यहाँ पे? मेंस्ट्रुएशन, जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं, वो यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलती हैं जो हर लड़की में होता है। ठीक है, तो 10 to 12 ईयर्स की एज पे यहाँ पे लड़कियों में होता है स्टार्ट, और ये कब तक? 45 to 50 ईयर्स की जब तक वो लड़की होती है तब तक ये सारी चीज़ें हर मंथ क्या रहती है? चलती रहती है। पीरियड्स का जो है हर महीने आना कंपलसरी होता है, ज़रूरी होता है। ठीक है, इफ़ फर्टिलाइजेशन डज नॉट हैपन देन वही बात है कि क्या होता है फिर उसके बाद एग जो है रिलीज़ होता है, और फिर मेंस्ट्रुएशन उसको बोलते हैं। फर्स्ट फ्लो जो होता है उसको मिनार्के बोलते हैं, और जब मेंस्ट्रुएशन अपने आप में 45 या फिर 50 की एज में जाके स्टॉप हो जाता है तो उसको मीनोपॉज बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है।
और साथ ही ज़रूरी हो जाता है कि इस टाइम पे, इस टीनेज स्टेज पे, इस एडोलेसेंस स्टेज पे बच्चों के साथ, स्पेशली गर्ल्स के साथ इन चीज़ों पे डिस्कस किया जाए कि भाई अब उनको जो है फर्स्ट जो है मीनार के होने वाला है, फर्स्ट जो है मेंस्ट्रुएशन उनको होने वाला है। तो इस पे ज़रूरी है कि मुझे लगता है कि गर्ल्स के साथ इस चीज़ को लेकर डिस्कस करना चाहिए। जो भी पेरेंट्स हैं उनको ज़रूर उनको अवेयर करना चाहिए इस चीज़ को लेकर के। फिजिकल डेवलपमेंट देखने को मिलता है एडोलेसेंस में, जिसमें जो हाइट और वेट है वो देखने को मिलता है। गर्ल्स जो होती है वो 16 तक यहाँ पे ग्रो करती है, जबकि बॉयज़ जो होते हैं वो आफ्टर 18 भी ग्रो करते रहते हैं। बॉयज़ जो होते हैं गर्ल्स के कंपेयर में ज़्यादा वेट यहाँ पे ग्रो गेन करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बोन्स डेवलपमेंट होता है यहाँ पे, जो वाटर होता है इनसाइड द बोन्स वो ड्राई अप होना यहाँ पे शुरू हो जाता है। पहले हड्डियाँ क्या फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हड्डियों के अंदर लचीलापन होता है, लेकिन अभी यहाँ पे हड्डियाँ जो है बिल्कुल ही क्या हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे हट जाती है। ठीक है, और जो भी हड्डियाँ हैं छोटी छोटी वो आपस में मर्ज होना स्टार्ट कर जाती है। आप सभी को पता है किसी भी अडल्ट में जो हड्डियाँ होती है वो कितनी होती है, 206 होती है, लेकिन जो बच्चे होते हैं उनके अंदर हड्डियाँ 206 से ज़्यादा होती है। ये 206 बाद में होती है एडोलेसेंस के टाइम पे। ठीक है, छोटी छोटी हड्डियां बाद में क्या हो जाती है, मर्ज होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। परमानेंट टीथ यहाँ पे आने लग जाती है, बिल्कुल ही परमानेंट वाले टीथ यहाँ पे आ जाते हैं। बॉयज़ से पहले आ जाते हैं गर्ल्स के अंदर। ठीक है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। हेयर्स का यहाँ पे ग्रोथ होना लग जाता है। प्यूबिक हेयर, जो गुप्तांग के बाल हैं वो यहाँ पे डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे बॉयज़ जो है उनको चेस्ट वगैरह पे, चिन वगैरह पे है ना, दाढ़ी वगैरह आने लगती है बॉयज़ के अंदर। वॉइस चेंज यहाँ पे देखने को मिलता है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि बॉयज़ के अंदर जो वॉइस है वो हैवी हो जाती है, गर्ल्स की वॉइस जो है वो स्वीटर और सॉफ्ट यहाँ पे हो जाती है, क्योंकि वॉइस बॉक्स यानी कि जो लैरिंक्स बॉक्स है वो यहाँ पे ग्रो होने लगता है। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, गर्ल्स का जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, जो उनको उनके फिजिकल अपीयरेंस में अट्रैक्टिव दिखाता है। डेवलपमेंट ऑफ ग्लैंड्स, बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, बहुत सारे हार्मोनल चेंज यहाँ पे बच्चों के अंदर आने लगते हैं, जिनसे उनको एक फीलिंग्स ऑफ सेक्स यहाँ पे जो है उभर करके आता है। बच्चों का जो सेक्सुअल अर्ज है वो यहाँ पे क्या होने लग जाता है, डेवलप यहाँ पे होने लग जाता है। ठीक है, वो एक दूसरे की तरफ जो गर्ल्स और बॉयज़ आपस में अट्रैक्टिव यहाँ पे फील होने लगते हैं। डिजीजेस देखने को मिलती हैं, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स वगैरह चेंज होते हैं बच्चे के अंदर, इसलिए आपने देखा होगा कि बच्चों के अंदर जो है पिंपल्स की शिकायत यहाँ पे होती है, दर्द वगैरह, थकान, फटीग यहाँ पे जो है जल्दी देखने को मिलता है। मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो गर्ल्स होती है उनको यहाँ पे ज़्यादा फटीग और पेट दर्द की समस्या यहाँ पे उनको देखने को मिलती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगर बात करूं तो चाइल्ड की जो थिंकिंग है वो यहाँ पे कंक्रीट ऑब्जेक्ट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ मूव हो चुकी है। कंक्रीट का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस, यानी कि ऐसी चीज़ें जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप सुन सकते हो, वो होती है कंक्रीट चीज़ें। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें वो होती है जिसको आप टच नहीं कर सकते हो, सिर्फ आपके ख्यालों में ये चीज़ रहती है। ठीक है, तो ये वाली जो स्टेज में बच्चे जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी यहाँ पे स्टार्ट कर जाते हैं। बच्चे कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ यहाँ पे मूव कर जाते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के और सारे एस्पेक्ट की अगर बात करो तो यहाँ पे बच्चे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग तो कर ही रहे हैं, कि जो भी अमूर्त चीज़ें हैं बच्चे उनके बारे में भी सोच रहे हैं, जो सिर्फ हम लोग इमेजिन कर सकते हैं वो तो सोच ही रहे हैं। साथ ही बच्चे की इमेजिनेशन यानी कि जो सोचने की जो शक्ति है वो भी यहाँ पे बच्चे की डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। कंसंट्रेशन पावर यहाँ पे बच्चे की बढ़ने लग जाती है। पहले के कंपेयर में बच्चा यहाँ पे और भी ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाता है। लॉजिक का यहाँ पे आना हो जाता है बच्चे के अंदर। बच्चा हर चीज़ को लेकर अपने रीजनिंग दे सकता है, कि अगर वो कोई भी चीज़ कर रहा है, कुछ भी कह रहा है, तो उसके पीछे वो एक तर्क करने की क्षमता यहाँ पे सीख जाता है। तो लॉजिक का निर्माण यहाँ पे बच्चे के अंदर हो जाता है। इंटरेस्ट यहाँ पे बच्चे का डेवलप हो जाता है। अब बॉयज़ के जो इंटरेस्ट होते हैं वो अलग होते हैं, वॉलीबॉल वगैरह खेलना, क्रिकेट खेलना, है ना, कुछ भी हो सकता है। गर्ल्स यहाँ पे डांस में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर जाती हैं, कुछ और इंडोर एक्टिविटीज़ में यहाँ पे पार्टिसिपेट करना शुरू कर जाती है। तो दोनों का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे डेवलप होना शुरू हो जाता है। डिसीजन मेकिंग यहाँ पे बच्चे लेना शुरू कर जाते हैं। अब जो बच्चे हैं वो डिपेंड नहीं रहना चाहते अपने पेरेंट्स के ऊपर, वो चाहते हैं कि उनको बस खुला छोड़ दिया जाए। उनको किसी भी तरह की रोका टाकी यहाँ पे पसंद नहीं होती है। वो यहाँ पे पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होने की सोचते हैं और अपने जो फैसले हैं खुद लेने की कोशिश करते हैं। उनके अंदर डिसीजन मेकिंग यहाँ पे आ जाती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी यहाँ पे आ जाती है। बच्चे के सामने अगर कोई कैसी समस्या होती है तो उसका समाधान ढूंढने का, उसकी जो निवारण शक्ति करने का वो सोचने लगता है। मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, अब यहाँ पे जो बुद्धि है उसका मैक्सिमम डेवलपमेंट बच्चे का इस स्टेज में हो जाता है। बच्चा किसी भी समस्या को कैसे भी यहाँ पे टैकल करना सीख जाता है। ठीक है, तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट था बच्चे का।
उसके बाद है कॉन्शियसनेस अबाउट फ्यूचर। इस टाइम पे बच्चा जो है अपने भविष्य के बारे में यहाँ पे सोचने लग जाता है। वो पहले से यहाँ पे कुछ बच्चे आपने देखे होंगे ना, इस टाइम पे बिल्कुल सोचते हैं कि हाँ मुझे फ्यूचर में ये बनना है, मुझे पायलट बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मेरे को डॉक्टर बनना है। तो यहाँ पे ये चीज़ें ना सोसाइटी के बारे में सोचने लग जाते हैं और अपने खुद के भविष्य के बारे में यहाँ पे बच्चे सोचने लगते हैं। हीरो वर्शिप यहाँ पे देखने को मिलती है। जो भी आइडियल होते हैं बच्चे के, जैसे मान ले चाहे फिर वो हीरो हो, चाहे फिर वो किसी भी फील्ड में हो, उनको ना फॉलो करने की यहाँ पे बच्चे कोशिश करते हैं। जैसे किसी को अगर कोई हीरो पसंद है तो उसका हेयर स्टाइल अपना लिया है ना, ऐसे करने की बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। इमोशनली बच्चा यहाँ पे अनस्टेबल होता है क्योंकि बहुत सारे हार्मोनल और फिजिकल चेंजेस यहाँ पे आते हैं। इससे बच्चा जो है उनको कंट्रोल नहीं कर पाता है और इमोशनली बच्चे क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। बच्चे उनको टैकल नहीं कर पाते और कई बारी इतने ज़्यादा अनस्टेबल जाते हैं बच्चे की, कई बार आपने इस स्टेज में जो है इवन वो सुसाइड तक कमिट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि इतने ज़्यादा यहाँ पे अनस्टेबल हो जाते हैं। इसलिए बोलते हैं कि बच्चों को इस स्टेज में ज़्यादा टैकल करने की ज़रूरत है, ज़्यादा उनको केयर और प्यार दिखाने की इस स्टेज में ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये था कॉग्निटिव डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट की अगर बात करूँ तो यहाँ पे लैंग्वेज डेवलपमेंट में पहले बच्चा क्या पूछता था कि ये क्या है, ऐसे पूछता था। फिर जैसे चाइल्डहुड आया तो बच्चा पूछने का ये क्यों है, ठीक है। लेकिन अभी अब क्या हाउ और वाई, यहाँ तो यानी कि मतलब उसके सामने वो बच्चा पूछने लगता है कि ये सब चीज़ क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, इसके पीछे क्या रीज़न है। ये सारी चीज़ें बच्चा यहाँ पे जानने की कोशिश करता है। ड्यूरिंग चाइल्डहुड पीरियड लैंग्वेज डेवलपमेंट जो था वो रैपिड था, अब थोड़ा स्लो होने लगता है। ठीक है, स्टेटस ऑफ चाइल्ड द लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। स्टेटस का मतलब है जो भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है बच्चे का, वो अफेक्ट करता है बच्चे की लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए। आपने अगर देखा होगा किसी का अगर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस अगर अच्छा है, रिच है, तो उस बच्चे का जो बात करने का स्टाइल होगा ना वो भी हाई लेवल का होता है, क्लासिक होता है। लेकिन जो बच्चे का बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं होता, आपने देखा होगा कि वो बच्चे थोड़ा तू तड़ाक करके है ना, थोड़ा एब्यूजिव लैंग्वेज में यहाँ पे बच्चे के अंदर देखने को मिलती है। तो जैसा भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस होता है बच्चे का डेवलपमेंट जो है उसी अकॉर्डिंग चलता है। तो यहाँ पे सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो अफेक्ट करता है बच्चे की डेवलपमेंट पे। ठीक है, अब बात करूँ अगर इमोशनल डेवलपमेंट की, तो बच्चे का जो भावात्मक विकास है वो एडोलेसेंस में कैसे होता है। भावात्मक विकास जो होता है पूरा तरीके से अनस्टेबल होता है, अनकंट्रोलेबल होता है। इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस बच्चे के अंदर होती है। ठीक है, एडोलेसेंस स्टेज, अब देखिए यहाँ पे 11 से 18 ईयर्स है ना, तो आपको कहीं भी किसी भी बुक में सॉरी वेरी कर सकता है, तो आप अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मार्क करिएगा। चाइल्ड हैज़ मैक्सिमम इंपॉर्टेंट चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस बच्चे को देखने को मिलते हैं। इसमें आपका इमोशनल चेंज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो इमोशनल चेंज है वो इमोशनली अनस्टेबल यहाँ पर बच्चे को कर देते हैं। स्टेनली हॉल कहते हैं कि ये जो पीरियड होता है टीनेज का पीरियड, ये उसका स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस का होता है। बच्चा यहाँ पे बहुत सारा स्ट्रेस लेना शुरू कर जाता है, बच्चे के अंदर बहुत सारे तूफान यहाँ पे चलते रहते हैं। बच्चा जो है उसको लगता है कि जो बाहरी एनवायरनमेंट है वही सही है, घर में जो कुछ भी उसको बताया जा रहा है वो सभी यहाँ पर उसके लिए सही नहीं वो मानता है। ठीक है, और इतना इंटेंस चीज़ें हो जाती है उसके लिए कि उसके लिए कंट्रोल करना यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। और इवन बच्चे यहाँ पर कई बार आपने देखा होगा कि सुसाइड करने तक की कोशिश करते हैं ना। आपने न्यूज़ देखी होगी कि एक कोई जैसे बाइक का सुना था मैंने कि किसी ने बाइक मांगी अपने पेरेंट्स से या फिर किसी ने फ़ोन मांगा पेरेंट्स से, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भाई तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो इमोशनली बच्चा इतना अनस्टेबल हो गया, इतना वो अनकंट्रोल्ड हो गया कि उसने क्या कर लिया, यहाँ पे सुसाइड यहाँ पे बच्चे अटैम्प्ट कर जाते हैं। तो इसलिए ये वाला पीरियड जो होता है बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। पेरेंट्स को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उनको बच्चों को प्यार से टैकल करना चाहिए, धमका के और डांट डपट से यहाँ पे बच्चों पे बात नहीं बनती है। अनस्टेबल इमोशंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं, बच्चा जो अपने इमोशंस पे यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाता है। चिल्ड्रन बहुत इमोशनल होते हैं, मेंटली वो अपने पीस पे नहीं होते हैं, मेंटली वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब यहाँ पे फील करते हैं। अगर उनको सही प्यार, डायरेक्शन और मार्गदर्शन यहाँ पे मिल जाए तो वो इस पे कोप कर सकते हैं, अदरवाइज ये उनके लिए क्या हो जाता है, बिल्कुल ही अपने आप को आइसोलेशन, अलगाव में रखने की फिर बच्चा यहाँ पे कोशिश करता है। ठीक है, कभी वो हैप्पी और कभी वो सैड यहाँ पे होता है। इसलिए चाहे टीचर हो चाहे पेरेंट्स हो, सभी को यहाँ पे देखना चाहिए बच्चे को इस स्टेज में। बच्चे को जो है बिल्कुल भी अकेला यहाँ पे नहीं छोड़ना चाहिए। कहते हैं ना कि संगत का असर होता है, तो यहाँ पे एक तरीके से बच्चों पे ये आई वॉच ज़रूर रखना चाहिए कि बच्चा कर क्या रहा है इस स्टेज में।
डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल फीलिंग, यहाँ पर जो है बच्चा सेक्सुअली मैच्योर पूरी तरीके से हो जाता है, अपना जो अपोजिट सेक्स है उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर जाता है, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट यहाँ पे लड़का लड़की होने स्टार्ट कर जाते हैं। इसलिए ये वाले जो स्टेज होता है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। सेक्स एजुकेशन के बारे में बच्चे से यहाँ पे बात करनी चाहिए इस केस में, ताकि बच्चे को लगे कि ये कुछ भी गलत नहीं है, ताकि वो कुछ भी ऐसा उल्टी पुल्टी चीज़ें ना सोचे इस स्टेज में। ठीक है। शेयरिंग ऑफ इमोशंस, बच्चे जो है अपने इमोशंस को यहाँ पे शेयर करते हैं। दे डू नॉट लाइक एनी कॉन्फ्लिक्ट्स, उनको कोई भी द्वंद्व या द्वेष यहाँ पे नहीं चाहिए होता है, वो यहाँ पे कोऑपरेटिव और सिंपैथेटिक यहाँ पे हो जाते हैं। डे ड्रीमिंग करने लगते हैं। इस स्टेज के अंदर बच्चों की जो आकांक्षा, जो एस्पिरेशन लेवल होता है वो काफ़ी हाई होता है। वो अपने आप में डे ड्रीमिंग यानी कि दिन में सपने देख रहे जैसा करने लगते हैं कि हाँ भाई ये मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं वो ऐसे कर दूंगा, है ना। वो सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलती है। स्ट्रेंथ ऑफ इमोशंस, अब इमोशंस जो होता है वो काफ़ी यहाँ पे स्ट्रेंथी होते हैं, बहुत ज़्यादा ताकत वाले होते हैं। अगर टीनेजर को अगर कोई बच्चा जो है टीनेजर है, अगर वो किसी चीज़ को पसंद करने लगता है तो उसको पूरी शिद्दत से पसंद करता है, बहुत ही इंटेंस लेवल पे करता है। आपने देखा होगा ना, लड़के कहते हैं हाँ तू मेरा दोस्त है, तू ही मेरा पक्के वाला दोस्त है भाई, और कोई नहीं है, सब गंदे हैं, सब गलत है ना। लड़कियाँ भी अपनी फ्रेंडशिप यहाँ पे जो अच्छी तरीके से निभाने की कोशिश करते हैं, फिर चाहे माँ बाप भी बीच में आए वो भी क्या हो जाते हैं, यहाँ पे गलत हो जाते हैं। तो इमोशन एक तरीके से ना बहुत ज़्यादा शिद्दत वाला होता है। अनकंट्रोल्ड इमोशन यहाँ पे होते हैं। इमोशन मैंने आपको बताया भी कंट्रोल में नहीं होते हैं, उनके बहुत ज़्यादा इंटेंस होते हैं, बहुत जल्दी वो दुखी भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी वो खुश भी हो जाते हैं, और उनको कंट्रोल करना यहाँ पे काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। सोशल डेवलपमेंट की अगर बात करूँ, सामाजिक विकास एडोलेसेंस के दौरान कैसे होता है, तो इसमें अगर बात करूँ तो देखिए सबसे पहले आता है सेक्स कॉन्शियसनेस। बच्चा जो है इसमें ऑपोजिट सेक्स में इंटरेस्ट लेना शुरू कर जाता है। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि जो सेक्स एजुकेशन है वो बच्चे को यहाँ पे देनी स्टार्ट करनी चाहिए। उसमें किसी भी तरीके से कोई बिना मतलब शाइनेस नहीं होनी चाहिए, फिर चाहे टीचर हो, फिर चाहे पेरेंट्स हो, बच्चे को इन चीज़ों के बारे में बताना चाहिए। क्योंकि बच्चा यहाँ पे जो है रिप्रोडक्टिवली क्या हो जाता है, यहाँ पे एक्टिव हो जाता है, बच्चा यहाँ पे एक रिप्रोडक्शन की स्टेज में होता है। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप, जिस भी ग्रुप में बच्चा रह रहा है वहाँ पे वो अपने आप को एक तरीके से ना कमांड करने की कोशिश करता है। उसको लगता है कि हाँ उसमें वो क्वालिटी है, उसको लगता है कि उसके ग्रुप को वही जो है हैंडल कर रहा है, तो उसके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी यहाँ पे बच्चे को देखने को मिलती है। इंक्रीज इन फ्रेंडली रिलेशनशिप, यहाँ पर जो है रिलेशनशिप बच्चे के बहुत अच्छे बनने स्टार्ट हो जाते हैं। मैंने वही बताया ना आपको, अगर कोई अपना फ्रेंड बनाता है तो एक बेस्ट फ्रेंड यहीं से ही निकलता है कि हाँ बस यही मेरा पक्का दोस्त है। ठीक है। अगर कोई लव या प्यार वगैरह ढूंढता है, अगर कोई रिलेशनशिप लव रिलेशनशिप यहाँ पे बनता है तो वो भी एक पक्के वाला बनने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा ना ये कि आपने बहुत सारे लोग के इंटरव्यू सुने होंगे कि मेरा तो जो अफेयर है वो 7th 8th 9th क्लास से चल रहा था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है अपोजिट सेक्स की तरफ बच्चा यहाँ पे अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। चाइल्डहुड स्टेज जो थी उसमें बच्चे जो थे अपने सेम ग्रुप में रहते थे, लड़के लड़की के अंदर ही रहेंगे, लड़की लड़कियां के अंदर ही रहेंगी। लेकिन ये जो एडोलेसेंस के जो स्टेज है वो ऑपोजिट सेक्स के अंदर यहाँ पे इंटरेस्ट रखना शुरू कर जाते हैं। ठीक है। सोशल अवेयरनेस बच्चों के अंदर यहाँ पे बढ़ जाती है। उनको लगता है कि समाज में ये चीज़ अगर गलत हो रही है तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए है, मैं जब बड़ा आऊँगा तो मैं ये करूँगा वो करूँगा। तो यहाँ पे बच्चे के अंदर एक सोशल अवेयरनेस बढ़ती है और फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस यहाँ पे आ जाती है। मैंने आपको वही बताया ना कि बच्चा जो है किसी पे भी डिपेंड होना यहाँ पे पसंद नहीं करता है, वो अपने फैसले यहाँ पे लेने की कोशिश करता है कि अब बस मुझे कोई रोके ना, कोई टोके ना। बस पेरेंट्स से भी उनको चाहिए कि बस पापा मेरे सारा दिन मेरे आगे पीछे मत घुमा करो, मैं अपने आप ही कर लूँगा, है ना। ऐसी फीलिंग्स बच्चे के अंदर यहाँ पे आने लगती है। कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं पेरेंट्स के साथ। पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं बेटा आपको ऐसे करना चाहिए है, अब आपको ये करना चाहिए, आपको इतना ही टाइम खेलना चाहिए, आपको इतना टाइम पढ़ना चाहिए है। लेकिन बच्चा यहाँ पे बिल्कुल भी पेरेंट्स के साथ एग्री नहीं करता है। उनको लगता है कि जो बाहर मेरे फ्रेंड्स हैं वो उसके लिए बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे जो पेरेंट्स है वो यहाँ पे उसके लिए बिल्कुल ही क्या है, गलत है। इसलिए पेरेंट्स के साथ यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलता है। इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि उनके साथ प्यार से, लव से उनको केयर किया जाए, उनको हैंडल किया जाए, ना कि उनको डांट डपट। नेक्स्ट चीज़ इज आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस मैंने आपको बताया एरिक्सन ने बहुत 8 स्टेज दिए हैं कुछ साइकोसोशल डेवलपमेंट के, जिसमें आइडेंटिटी क्राइसिस एडोलेसेंस में आता है। बच्चा यहाँ पे अपनी एक आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करता है समाज के अंदर। उसको लगता है कि मैं क्यों हूँ, वो अपने आप को यहाँ पे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देता है कि अगर मैं पैदा हुआ हूँ तो मैं क्यों हुआ हूँ, मेरा क्या रोल है यहाँ पे। तो अगर इस चीज़ पे उसने पार पा ली, अगर उसने अपनी एक आइडेंटिटी को बना लिया तो यहाँ पे आइडेंटिटी उसकी पहचान हो जाएगी समाज में। और अगर वो नहीं कर
पाया तो फिर उसके अंदर क्या डेवलप हो जाएगा, उसको अपना रोल का कंफ्यूजन, यहाँ पे उसको लगेगा कि भाई मेरा क्या ही रोल है इस समाज में, तो उसके अंदर क्या विकसित हो जाएगा, उसके अंदर रोल कंफ्यूजन यहाँ पे विकसित हो जाएगा। इसलिए बच्चे को जो है प्रॉपर केयर और प्यार के साथ हैंडल करना चाहिए। बच्चा यहाँ पे आइडेंटिटी क्राइसिस को यहाँ पे देखता है अपने आप में। एरिक्सन की जो स्टेज है वो आपने करनी है, वो मैं आपको इन वीडियोस के बाद में जो है प्रोवाइड करा दूंगी। सोशल सर्विस फीलिंग यहाँ पे बच्चे के अंदर आने लगती है, समाज के अंदर बच्चा अपना योगदान यहाँ पे करना चाहता है कि हाँ ये चीज़ जो है मुझे यहाँ पे करनी चाहिए है, ठीक है। तो बच्चा जो है सोसाइटी के बारे में यहाँ पे सोचना शुरू कर जाता है। तो ये था सोशल डेवलपमेंट। नेक्स्ट चलते हैं मोरल डेवलपमेंट। बच्चे के अंदर नैतिकता कैसी कितनी आती है। अब ये जो स्टेज आती है इसके अंदर बच्चा पूरी तरीके से जो है नैतिक हो जाता है, पूरी तरीके से यहाँ पे सेंस बच्चा लगा लेता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। रीजनिंग यहाँ पे बच्चा करने लग जाता है। अब बच्चा जो है गुड गर्ल और गुड बॉय वाली फॉर्म में नहीं रहता है, ठीक है। पहले क्या था, बच्चा गुड गर्ल और गुड बॉय बनना चाहता था, बस लोगों की नज़र में अच्छा बनना है, ठीक है, फिर चाहे वो झूठा ही सही लेकिन अच्छा बनना है उसको। लेकिन बच्चा इस स्टेज में यहाँ पे आ चुका है कि भाई गुड बॉय और गुड गर्ल से काम नहीं चलेगा, मुझे जो है समाज में एक नैतिक मूल्यों का पालन करना पड़ेगा। तो ये वो जो है ये चीज़ें यहाँ पे समझ जाता है, ठीक है। और ये वो चीज़ें सिर्फ पेरेंट्स और एल्डर्स ने सिखाया इसलिए नहीं समझता, बल्कि भाई खुद के एक्सपीरियंस से बच्चा यहाँ पे मोरल डेवलप करना शुरू कर जाता है। दे बिगिन टू क्वेश्चन द सोशल एंड मोरल कोड्स प्रेवलेंट इन सोसाइटी। जो भी हमारे समाज में धारणाएं हैं, जो भी मिथ्स हमारे समाज में हैं, उसको बच्चा यहाँ पे क्वेश्चनिंग करने लग जाता है कि भाई ऐसा है तो क्यों है, अच्छा आप कुछ कह रहे हो तो बताओ इसके पीछे क्या रीज़न है। वो ऐसे यहाँ पे करने लग जाता है और वो उन चीज़ों को तभी मानता है जब वो चीज़ें उसको पूरी तरीके से कन्विंस कर ले, संतुष्ट कर ले, तभी वो उन चीज़ों को मानता है। अदरवाइज उन चीज़ों को वो नहीं मानता, इग्नोर करता है, ठीक है। तो दे नो मोर ट्राई टू बी ए नाइस बॉय और गुड गर्ल। वही वाली बात है कि वो गुड गर्ल और गुड बॉय वाली फॉर्म से बाहर आ चुके हैं। बच्चा यहाँ पे पूरी तरीके से मैच्योर हो चुका है, उसको पता है कि भाई चीज़ें क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मोरालिटी उसकी अच्छी खासी विकसित तो हो चुकी है। अब अगर बात करूँ भाई इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं टीचिंग लर्निंग में इस वाले स्टेज में, तो टीचर्स को क्या करना चाहिए, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए है। तो देखिए सबसे पहला फिजिकल एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज़। बहुत सारे हार्मोनल चेंज और बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं, ठीक है। सेक्सुअल अर्ग यहाँ पे जागृत हो जाता है बच्चे के अंदर, बच्चा अट्रैक्ट होने लगता है एक दूसरे की तरफ, बॉय गर्ल्स की तरफ और गर्ल्स जो है बॉय की तरफ। तो बच्चा इधर उधर जो है ना जाए, वो अपने दिमाग में ऐसी वैसी चीज़ें ना घुसाए, इसलिए आप क्या करना चाहिए, उसको एक फिजिकल एक्सरसाइज या एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि उनके जो भी इमोशंस है वो एक सही जगह पर जा करके जो है हिट करे, या ना कि वो ऐसी वैसी चीज़ें उसके दिमाग में चलती रहे, ठीक है। तो और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बच्चे को पार्टिसिपेट करवाना चाहिए, ताकि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो एक प्रॉपर तरीके से हो चुके। टास्क ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे बच्चे को टास्क देनी चाहिए जिससे बच्चे को एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाया जाए, वो ऐसी वैसी चीज़ों में ना जाए, बल्कि बच्चे को लगे कि हाँ अब वो एक जो है स्टेज में जाने वाला है, एक मैच्योर पर्सन वो यहाँ पे बनने वाला है, एक जो है जागरूक इंसान उसे बनना है। तो यहाँ पे ऐसे टास्क उसको देने चाहिए जिससे क्या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग उसको आए, ठीक है। डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर बच्चे को यहाँ पे देना चाहिए है। बच्चे को ये नहीं है भाई बांध के रखा जाए कि भाई नहीं अब तुझे यही करना है। बच्चे को चाहिए कि टीचर और पेरेंट्स उसको एक ऐसा एटमॉस्फेयर दे जिसको जब उसको ये लगे कि हाँ भाई मुझसे जो है बांधा नहीं जा रहा है, उसको छूट भी दे लेकिन उसको ऐसी तरीके से छूट दे कि उसको लगे ही ना, ठीक है। तो उसको डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर यहाँ पे देना चाहिए है। एप्रोप्रिएट लेक्चर एंड सेक्स एजुकेशन, वही वाली बात है कि बच्चे को जो है ये एक शर्मिंदगी का विषय नहीं है, बल्कि बच्चे को इन चीज़ों के बारे में बताना चाहिए इस स्टेज में, क्योंकि इस स्टेज में नहीं बताएंगे ना तो फिर बच्चे बहुत सारी गलत फहमियाँ यहाँ पे पालने लगते हैं सेक्स एजुकेशन को लेकर के। वो बहुत ज़्यादा शाई यहाँ पे फिर फील करने लगेंगे बाद में, जो बाद में उसको काफ़ी अफेक्ट करता है। तो इसलिए प्रॉपर लेक्चर्स यहाँ पे बच्चे को डिलीवर होने चाहिए, बच्चे से बात होनी चाहिए सेक्स एजुकेशन को लेकर। जो लड़कियाँ हैं उनसे उनके पीरियड्स को लेकर के बात होनी चाहिए कि भाई आपके साथ अब ऐसे ऐसे जो है हो सकता है, ठीक है। ये बायोलॉजिकल टर्म्स होती हैं, ये चीज़ें इतनी शर्मिंदगी वाली नहीं है, तो हमें इनको खुल करके जो है बात करनी चाहिए, ठीक है। रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअलिटी, हर बच्चे की जो इंडिविजुअलिटी होती है, उसका जो अपनी पहचान होती है, उसको हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए, ताकि बच्चे को लगे कि हाँ भाई समाज में वो भी एक तरीके से ना रह रहा है और उसका भी अपना एक रोल है। सिंपैथेटिक एंड अफेक्शनेट एटीट्यूड बच्चे को दिखाना चाहिए है। बच्चे को हमेशा डांटना और डपटना नहीं चाहिए, कोई भी चीज़ डांट से नहीं बनती है, बल्कि हमें प्यार से और
केयर के साथ भी हम चीज़ों को यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था इम्प्लीकेशंस फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। सो यहाँ पे आपका जो एडोलेसेंस वाला टॉपिक हो जाता है ख़त्म यहाँ पे। आई होप आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आई होगी। वीडियोस को देख करके अपने अच्छे से नोट्स यहाँ पे बनाया करिए, चीज़ों को पढ़ा करिए। ठीक है, क्वेश्चंस यहाँ पे बनाया करिए। अगर आपको चीज़ें पसंद आई हैं, आज का लेक्चर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो आप ज़रूर इस वीडियो को हिट करना, लाइक करना, सभी के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब किए तो बिल्कुल भी मत जाना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेकर के आती हूँ आपके साथ जल्द ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।